दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ चुकी हैं। शराब घोटाले को लेकर चल रही सीबीआई जांच के बीच अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। इस हाई प्रोफाइल केस में बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन के एक दिन बाद ही ईडी ने दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में भी ईडी की छापेमारी जारी है। सूत्रों के अनुसार ईडी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। शराब घोटाले में पहली बार ईडी एक्शन में आई है। इससे पहले सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों और कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सीबीआई की एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और इसीलिए अब की बार ईडी एक्शन में है। उसने मेसर्स इंडो स्पिरिट्स के एमडी समीर महेंद्रू के ठिकाने पर भी छापा मारा है। ये दिल्ली के जोरबाग इलाके में रहते हैं। उन पर 1 करोड़ रुपए मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरोप है। सुबह करीब 7 बजे के आसपास ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी। टीम यहां से घर के एक सदस्य को लेकर निकली है। वहीं छापेमारी के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला, अभी ईडी के छापे मारेंगे, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं उसे रोकने का काम हो रहा है। या सीबीआई यूज कर लें, ये ईडी यूज कर लें, उसे रोक नहीं पाएंगे। शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। 4 स्कूलों के नक्शे उन्हें और मिल जाएंगे। गौरतलब है कि ईडी की छापेमारी ऐसे समय पर हो रही है जब एक दिन पहले ही भाजपा ने एक शराब कारोबारी के पिता का कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था। बीजेपी ने दावा किया कि कारोबारी के पिता वीडियो में यह कबूल कर रहे हैं कि आप सरकार नई शराब नीति के तहत कमीशन लेती थी और कारोबारियों को मनमर्जी की छूट देती थी। बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी। इस नीति के आने के बाद दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेच रहे थे। कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त दी जा रही थी। आबकारी नीति 2021-22 के चलते एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली में शराब दुकानों की संख्या करीब 650 पहुंच गई थी। जांच एजेंसी ने नई शराब नीति में घोटाला होने का दावा किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था। राज्य में 1 सितंबर से पुरानी नीति दोबारा लागू कर दी गई है। नई नीति लागू होने से पहले ही कुछ लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में उनसे लंबी पूछताछ भी की थी। सीबीआई की टीम ने डिप्टी सीएम के घर से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस का आंतरिक संकट कब खत्म होगा, शायद अब ये कोई नहीं जानता, क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले कांग्रेसी नेताओं की अब जैसे बाढ़ आ चुकी है। गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद से दिग्गज कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा और मनीष तिवारी अपने बयानों से पार्टी आलाकमान की चिंताएं पहले ही बढ़ा रहे हैं। अब इस कड़ी में महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेसी नेता मिलिंद देवड़ा का नाम भी जुड़ चुका है। दरअसल मोदी सरकार ने अपने एक अहम फैसले में दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का मजाक उड़ाया और मोदी सरकार पर तंज कसा। पर इससे उलट मिलिंद देवड़ा ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने के फैसले को सही बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कर्तव्य पथ उस सड़क का उपयुक्त नाम है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर तक जाती है। यह हर जगह लोक सेवकों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करे कि धर्म और कर्तव्य लोक सेवा का आधार है। जबकि कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार के फैसले पर ट्वीट करते कहा कि वैसे राजपथ का नाम बदलना ही था तो राजधर्म पथ कर देते, अटल जी की आत्मा को अवश्य शांति मिलती। गौरतलब है कि मिलिंद देवड़ा एक दौर में राहुल गांधी की टीम का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। मिलिंद को गांधी परिवार का करीबी माना जाता रहा है, पर वो मोदी सरकार के कई फैसलों के साथ खड़े रहे हैं। इनमें 3 तलाक और जम्मू कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना शामिल है। शायद इसी वजह से मिलिंद की पूंछ भी कांग्रेस में कम हो गई है। पर अब एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि कहीं मिलिंद भी कांग्रेस को झटका ना दे दें। अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही बुरी तरह फंसी हुई कांग्रेस के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं कांग्रेस के अलावा आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने भी राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने पर सरकार को घेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बना और अब राजपथ कर्तव्य पथ हो चला, लेकिन आज की सबसे बड़ी चुनौतियां मसलन बेरोजगारी, महंगाई और बिगड़ते सामाजिक सौहार्द पर इसका पॉजिटिव प्रभाव हो तो सब स्वीकार्य है। लोकोन्मुख सरकारों पर चुप्पी और काबिलियत सिर्फ सड़कों के नाम बदलने हों तो क्या कहें। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी
प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की केंद्र सरकार की योजना पर कटाक्ष किया है। महुआ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवास का नाम किंग कर्तव्य विमूढ़ मठ होगा। वहीं एनडीएमसी के उपाध्यक्ष और भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने जवाब देते हुए कहा है कि हम सेंट्रल विस्टा और राजपथ खंड का नाम बदलकर कर्तव्य पथ पर चर्चा करने के लिए 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुला रहे हैं। मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने मजाक उड़ाया है, तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मिलिंद देवड़ा ने इस फैसले के लिए मोदी सरकार की तारीफ कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। झूठ और सिर्फ झूठे वादों की बुनियाद पर खड़ी अरविंद केजरीवाल सरकार के एक और झूठ का खुलासा हो गया। दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल जाने से बचने के लिए एक नया शगुफा छोड़ा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि सीबीआई के एक अधिकारी जितेंद्र कुमार ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उस पर उन्हें झूठे आबकारी मामले में फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के इस झूठे दावे की पोल खुल चुकी है और उनका एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। सीबीआई ने सिसोदिया के इस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनके आरोपों का सिरे से खंडन किया है। सीबीआई ने उनके बयान को शरारती और भ्रामक बताया है। सीबीआई की ओर से सिसोदिया के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा गया है, मृतक जितेंद्र कुमार सीबीआई से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए थे। वो सीबीआई में बतौर डिप्टी लीगल एडवाइजर प्रोसिक्यूशन के इंचार्ज थे। जितेंद्र कुमार का काम सीबीआई द्वारा चार्जशीट किए गए केसों की ट्रायल को देखना था। सीबीआई ने अपने बयान में कहा है कि मौत के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के अनुसार अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इसके अलावा सीबीआई की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि आबकारी मामले में फिलहाल किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस मामले में अभी जांच की जा रही है। एजेंसी ने कहा कि मनीष सिसोदिया का बयान शरारती और भ्रामक होने के साथ ही इस मामले में चल रही जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई अधिकारी की मौत को लेकर कहा था कि 2 दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर मीडिया ने भी दिखाई थी। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डिप्टी लीगल एडवाइजर। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। इनका काम था लीगली चीजों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज केस के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता ये चला है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन मनीष सिसोदिया के सभी झूठे दावों की पोल महज 24 घंटे के भीतर ही खुल गई। वहीं सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, पीएम मोदी से आज मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप मुझे फर्जी तरीके से फंसाना चाहते हैं, फंसा लीजिए, रेड करा लीजिए, लेकिन अधिकारियों पर इस तरह का दबाव बनाकर उनको सुसाइड के लिए मजबूर मत करिए। उनका घर उजड़ रहा है। आप हर समय यही सोचते रहते हैं कि मैं सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कैसे करूं और चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराऊं। गौरतलब है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार पर 144 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इसमें सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1 हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बारूद के दम पर सियासत करने वाली टीएमसी की पोल अब धीरे धीरे खुलती जा रही है। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा, फैसला और विरोधियों को डराकर वोट पर जबरन कब्जा कर खेल टीएमसी बड़े ही संगठित तरीके से करती है। अब एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिंसा के इस खेल से बड़ा पर्दा उठा दिया है। मामला टीएमसी कार्यकर्ता बबलू मंडल के घर में विस्फोट का है, जिसे दबाने के लिए मामले की जांच पहले सीआईडी को सौंप दी गई थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच एनआईए को सौंपी। एनआईए मामले में चार्जशीट पेश कर चुकी है, जिसमें टीएमसी वर्कर्स को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। एनआईए ने जांच के दौरान बबलू मंडल को गिरफ्तार भी किया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में साल 2019 में लोकपुर में हुए बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने चार्जशीट में बड़ा दावा किया है। सूत्रों का कहना है कि चार्जशीट में एजेंसी का दावा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आतंक फैलाने के उद्देश्य से इन बमों को इकट्ठा किया गया था, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ता की भी सहमति थी। बीरभूम में ही लोकपुर थाने के गंगपुर गांव में टीएमसी कार्यकर्ता बबलू मंडल के घर पर बने एक टीन शेड में विस्फोट हुआ था, जबकि इस घटना से 1 महीने पहले 20 अगस्त 2019 को बीरभूम में ही रेंगुनी गांव में एक गौशाला में बम ब्लास्ट होने की खबर सामने आई थी। आरोप लगे थे कि गौशाला के मालिक बदरू डोजा ने शेड बम में बनाने का सामान और बारूद छिपा कर रखा था। एनआईए का यह भी दावा है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता बबलू मंडल के घर में उसकी सहमति से ही बम रखे गए थे।
इस मामले में एनआईए ने अपने 50 पन्नों के आरोप पत्र में यह भी दावा किया है कि यह बम साल 2017 के पंचायत चुनाव के बाद से ही इकट्ठा किए जा रहे थे, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हिंसा का तांडव किया जा सके। एनआईए जांच पर अपनी प्रतिक्रिया में सत्तारूढ़ टीएमसी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि एनआईए एक केंद्रीय एजेंसी है। भाजपा जो कहना चाहती है वह केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कहती है, जबकि भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि एनआईए कुछ अलग नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस के नेता अक्सर इस देश के बहुसंख्यकों को चिढ़ाने वाले कृत्य करते हैं। तुष्टीकरण की हद पार कर देने वाली कांग्रेस कभी हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं पर विवादित बयान देती है, तो कभी उसके नेता मंदिर में जाकर वाद विवाद पैदा करते हैं और सनातन धर्म को अपमानित करने वाले कृत्य करते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही किया है कांग्रेस की महिला नेता और अभिनेत्री अर्चना गौतम ने। पहले तो अर्चना ने विक्टिम कार्ड भी खेला, लेकिन मंदिर प्रशासन ने उनकी पूरी पोल खोल दी। पूर्व मिस बिकनी रह चुकी अर्चना गौतम ने आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला तिरुपति मंदिर में दर्शन के दौरान उन्हें प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। अब मंदिर प्रबंधन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने कहा है कि अभिनेत्री अर्चना गौतम द्वारा उसके कर्मचारी पर निशाना साधना एक घृणित कृत्य है। टीटीडी ने कहा कि वो पूरी मजबूती से अभिनेत्री द्वारा किए गए दावों को खारिज करता है। मंदिर की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश के शिवाकांत तिवारी और अभिनेत्री अर्चना गौतम सहित 7 लोग बीते 30 अगस्त को दर्शन के लिए एक केंद्रीय मंत्री का पत्र लेकर यहां आए थे। एडिशनल ईओ दफ्तर में उन लोगों ने दर्शन के लिए पंजीकरण कराया, जिसके बाद उनके अनुशंसा पत्र के आधार पर उन्हें 300 रुपए के टिकट दिए गए। संस्था ने बताया कि तिवारी के नंबर पर इस संबंध में एसएमएस भी गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दर्शन नहीं किया। अगले दिन जब वो लोग फिर से पहुंचे तो कर्मचारी ने उन्हें बताया कि उनके टिकट्स अब एक्सपायर हो चुके हैं और उन्होंने समय पर दर्शन नहीं किया है। टीटीडी का कहना है कि इस बीच अर्चना गौतम दफ्तर में घुसकर हंगामा करने लगी और कर्मचारियों के विरुद्ध अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मंदिर प्रबंधन ने कहा कि इस दौरान शिवाकांत तिवारी चुपचाप ये सब देखते रहे। टीटीडी ने आगे कहा कि हमारे कर्मचारियों ने अर्चना गौतम को शांत करने के लिए उन्हें नियम समझाए, लेकिन उन्होंने हमारे एक कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की भी कर डाली। उन्हें फिर से 300 रुपए वाले टिकट दिए गए और दर्शन करने के लिए कहा गया, लेकिन दर्शन करने की जगह अभिनेत्री पुलिस थाने में चली गई और हमारे एक कर्मचारी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी कि उसने उनके साथ मारपीट की और गालियां बकी। टीटीडी ने आगे कहा कि पुलिस ने भी वीडियो देखने के बाद यही पाया कि महिला ने कर्मचारियों के खिलाफ भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। मंदिर ने बताया कि जब उन्हें वीडियो दिखाया गया कि वो कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रही हैं, तब वो पुलिस थाने से निकल गईं। दर्शन के लिए जिद की तो उन्हें 10,500 रुपए का टिकट कटाकर वीआईपी दर्शन के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया में वीडियो डालकर आरोप लगा दिए और मंदिर की इमेज खराब करने की कोशिश की। टीटीडी ने इन आरोपों को झूठा और आधारहीन करार दिया है। गौरतलब है कि बतौर मॉडल और अभिनेत्री काम करने वाली अर्चना गौतम अक्सर सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जैसे कांग्रेसी नेताओं के साथ तस्वीरें डालती रहती हैं। 2018 में मिस बिकनी इंडिया का खिताब जीत चुकी अर्चना गौतम ने मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस में अजब गजब लोग हैं। कभी राहुल गांधी आलू से सोना बनाने वाली मशीन के बारे में बताते हैं, तो कभी वो आटा को लीटर में तौल देते हैं। लेकिन उन्हीं की टक्कर के एक और शख्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी जादूगर थे, पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जादू शायद उनको अभी भी आता है, क्योंकि उनके एक कृत्य को देखकर हर कोई भौचक्का रह गया और उसे जादू ही बता रहा है। दरअसल अशोक गहलोत ने एक मंदिर में दर्शन के दौरान मास्क लगाए हुए ही प्रसाद के रूप में मिला चरणामृत पी लिया। इसके बाद से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कोरोना काल में मास्क सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हर कोई मास्क लगा रहा है। अशोक गहलोत भी इसी परंपरा को निभाते हुए मास्क लगाकर मंदिर गए थे, लेकिन गहलोत ने एक मंदिर में दर्शन के दौरान मास्क को मुंह से हटाए बिना ही चरणामृत पी लिया। अब गहलोत अपनी तुष्टीकरण नीति की वजह से मंदिर में मिला चरणामृत पीना नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसी हरकत की, या फिर उन्हें सच में मास्क लगाकर कुछ भी खाना पीना आता है, ये तो गहलोत ही जाने। लेकिन उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग खूब मजे ले रहे हैं। यह वीडियो जैसलमेर स्थित प्रसिद्ध रामदेवरा मंदिर का है, जहां 2 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दर्शन के लिए पहुंचे थे। लेकिन 4 दिन पुराना वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं, मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। कई लोग इसे राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत का एक और चमत्कार कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है, अशोक गहलोत जी मास्क उतारे बिना आपने चरणामृत पी लिया, ये कौन सा मैजिक कर रहे हो आप। वहीं एक और ने लिखा, गहलोत जी जनता को भी कई ऐसे हाईटेक मास्क का अधिकार है। जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चरणामृत मास्क के ऊपर से पीकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें कि पिछले कुछ वक्त में राजस्थान सरकार की नीतियों की वजह से राज्य का बहुसंख्यक समुदाय बेहद नाराज है। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री गहलोत आजकल मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं।
हाल ही में उन्होंने रामदेवरा स्थित प्रसिद्ध बाबा रामदेव के मंदिर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना की थी। उन्होंने पुष्पहार, पगड़ी पहनाकर और समाधि पर चादर चढ़ाकर पंचमेवा का भोग लगाया। लेकिन जब दर्शन कर वो लौट रहे थे तब परिसर में खड़े भक्तों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे गहलोत आगे बढ़े, नारों की आवाज और भी तेज होती गई। गहलोत भी मुस्कुराते रहे और लोगों के सामने हाथ हिलाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य में मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन उसके दिन अभी भी बहुरते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसके 2 सबसे मजबूत सियासी वोट बैंक यादव और मुस्लिम समाज में भी सत्ताधारी बीजेपी ने सेंध लगा दी है। यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर भाजपा पहले ही मुलायम परिवार के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ को जीत चुकी है, लेकिन अब बीजेपी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक भी तोड़ना शुरू कर चुकी है, जिसकी पहली चोट शायद बरेली क्षेत्र से आने वाले विधायक को तोड़कर दी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी इस विधायक ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी विधायक सहजिल इस्लाम इस वक्त बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने और उनके पिता पूर्व विधायक इस्लाम साबिर ने आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। सहजिल इस्लाम और इस्लाम साबिर का इंद्रेश कुमार को स्मृति चिन्ह देते फोटो वायरल हुआ है। यह फोटो महज 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इस्लाम सीएम योगी को लेकर अपनी विवादित टिप्पणी पर अफसोस जताने के बाद योगी सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं। इसी साल अप्रैल में शहर में आयोजित एक समारोह में सपा विधायक सहजिल इस्लाम ने मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी कि विधानसभा में उनकी बोली पर हमारी गोली चलेगी। इस अमर्यादित टिप्पणी के बाद सहजिल ऐसे घिरे कि बरादरी थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अप्रैल में ही बीडीए ने परसाखेड़ा में उनके पेट्रोल पंप को अवैध बताते हुए तोड़ दिया। इसके बाद से सहजिल इस्लाम सीएम पर की गई टिप्पणी पर लगातार सफाई दे रहे हैं। यहां तक कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर अपनी सफाई भी दे चुके हैं। अब हाल ही में सहजिल इस्लाम और इस्लाम साबिर ने आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार से मुलाकात कर सियासी गलियारों में नई बहस शुरू करा दी। आरएसएस के पदाधिकारी सोशल मीडिया पर फोटो को पोस्ट कर रहे हैं। फोटो में कुरान की आयतें लिखा हुआ स्मृति चिन्ह इस्लाम साबिर और सहजिल इस्लाम इंद्रेश कुमार को भेंट कर रहे हैं। सपा के भोजीपुरा से विधायक सहजिल इस्लाम और भाजपा के बीच बढ़ती नजदीकी बहुत कुछ बयां कर रही है। अपनों को इंतजार और गैरों से मिलने की बेकरारी के मायने सियासी गलियारों में अपने अपने तरीके से निकाले जा रहे हैं। दरअसल सियासी पिच पर सहजिल ने यह दांव उस समय से चलना शुरू किया है जब से उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला है। बताया जाता है कि बुलडोजर चलने के समय सभी सपाई खामोश हो गए थे। हालांकि इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर 26 अप्रैल को 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जांच करने बरेली आया था। प्रतिनिधिमंडल सहजिल से मुलाकात करने उनके घर गया था, लेकिन वे शहर में नहीं होने की बात कहकर उनसे नहीं मिले, जबकि उसी दिन वो एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने गए थे। इसके बाद 22 मई को सपा विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने लखनऊ जाने की बजाय आजम खान से मुलाकात करने रामपुर चले गए। मई में ही सीएम योगी से मुलाकात कर सहजिल ने उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी भी मांगी थी। सहजिल इस्लाम 4 बार के विधायक हैं, अलग अलग पार्टी और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल करते रहे हैं। सहजिल इस्लाम और उनके पिता पूर्व विधायक इस्लाम साबिर की अंसारी समाज में अच्छी पैठ है। सहजिल और इस्लाम साबिर बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों में अंसारी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। सहजिल के दादा भी कई बार विधायक रहे थे। इसके बाद बरेली रामपुर एमएलसी चुनाव में भी वे पार्टी उम्मीदवार को वोट देने नहीं गए। राष्ट्रपति चुनाव में सहजिल इस्लाम पर एनडीए उम्मीदवार को वोट देने के आरोप लगे थे। हालांकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की बात को गलत बताया था, लेकिन सहजिल सपा के कई कार्यक्रमों से भी दूरी बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।